वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क के कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आई हूं और आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी वरिष्ठ कानूनी सलाहकार हैं श्रीमती शर्मिला शर्मा जी, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख सकते हैं अखिलेश सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए हम आज के हमारे मुद्दे की बात करते हैं, आज के विषय को हम समझते हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा हमने रखा है कि लव जिहाद क्या है, कैसे इसको समझा जाए, और खास तौर पे हमारी आज की जो परिचर्चा है वो इस विषय के सामाजिक पक्ष के इर्द गिर्द हम इसे रखना चाहेंगे। इसके सामाजिक लाभ और हानियां और इसका सामाजिक पक्ष हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारे देश के अंदर जाति जन्म से निर्धारित है। हम अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं पूरा जीवन, लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्वरूप ऐसा भी हुआ है जब किसी के द्वारा गोद ले लिया गया है तो जाति उसकी बदल दी गई है, या फिर कई बार ऐसे राजसत्ताओं में हुआ है कि जब राजा वो बने हैं तो फिर क्षत्रियता उनको प्राप्त हुई है। तो बहुत सारी इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी, अपवाद भी हैं जहां जाति को बदला गया है, जहां जाति को पुनः परिभाषित भी किया गया है। उसके इतर यदि हम देखते हैं तो हमारे ही देश के अंदर हमारा भारतीय संविधान हमें धर्म चुनने की आजादी प्राप्त देता है। हमारा संविधान हमें धर्म चुनने की आजादी देता है कि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फेथ को चुन सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके लिए पूरे देश में हम सभी नागरिकों को मालूम है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब सवाल ये है कि जब हम जिस घर में पैदा होते हैं, एक बच्चे को नहीं पता उसका धर्म क्या है। बच्चा जिस घर में पैदा होता है उसके वातावरण और परिवार के लोग जो भी फेथ को जी रहे होते हैं, जो भी फेथ को वो उनके साथ जो जुड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने उस धर्म को अपनाया है, तो बच्चा उसी धर्म के बारे में जानता सीखता है। वयस्क होने के बाद अलग अलग तरीके के प्रचार से प्रभावित होके या व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होकर के, या फिर वो अपने ही ज्ञान से, अपने ही कारण यदि उसे लगता है कि वे किसी और धर्म को अपनाना चाहता है तो उससे वो स्वतंत्रता मिलती है। अब हम बात करते हैं कि लव जिहाद की। जब लव जिहाद का बात हुई तो लव का मतलब तो प्रेम है ही, आप सभी जानते हैं, और जिहाद का मतलब अरबी भाषा का शब्द है, तो उसका अर्थ है संघर्ष, किसी नेक काम के लिए संघर्ष करना। तो इस तरीके का ये है। अब सवाल शुरू होता है कि ये बहस क्यों है और कैसे हुई। जब अंतरजातीय विवाह को भी हमारे देश में बहुत अच्छी से मान्यता नहीं मिली, उसमें भी बहुत संघर्ष होते रहे, समाज ने उसको भी इतनी जल्दी से स्वीकार नहीं किया, और अंतर धर्म की शादियों की संख्या वो तो बहुत ही कम है। अंतरजातीय विवाहों से बहुत कम अंतर धर्म की संख्या है, क्योंकि धर्म एक धर्म यानी हमारा विश्वास जो है वो बहुत बड़ा है। हमेशा विश्वास को जाति से, समाज से, सब चीजों से ऊपर ही रखा गया है। इतिहास, पूरे विश्व का इतिहास यही कहता है। तो अब समस्या यहाँ है कि इतिहास जो कानून क्या कहता है, कानून किस तरह से उसको परिभाषित करता है। हमारे इस बीच अदिति शौराणिक युवा अधिवक्ता है, वो जुड़ गई हैं। युवाओं को हमने आज इसलिए बुलाया है क्योंकि शादी विवाह का मामला और युवा किस तरीके से सोचते हैं, और खासतौर पर लव जिहाद कानून जो बना है उसके बारे में अदिति हमें बता सकेंगी। मीनाक्षी चौधरी भी स्क्रीन पर मैं उन्हें शामिल करती हूँ, वो भी एक सामाजिक जागरूक शिक्षाविद है, हमारे साथ जुड़ी है। मैं स्क्रीन पर शामिल कर रही हूँ। मीनाक्षी, आपका स्वागत है, और अदिति आपका भी स्वागत है, और शर्मिला जी आपका भी स्वागत है। तो आज आप थोड़ा सा देर में लॉगिन हुए हैं, तो मेरे बता देना चाहती हूँ कि आज का मुद्दा हमने लिया है कि लव जिहाद। ये लव जिहाद को सीधा सीधा समझेंगे तो अंतर धर्म विवाह, और ऐसा विवाह जो किसी के धर्म परिवर्तन की मंशा से किया जाए, बजाय कि उसके अंदर अपनी फीलिंग के साथ, यदि वो
एक बालिग चाहता है कि मुझे इससे विवाह करना है, लेकिन वो धोखे, छल और कपट से यदि विवाह किया जाए तो उस केस में जो लड़की है या जो लड़का है तो उसे वो बहुत ठगा सा महसूस करता है। अभी कुछ ऐसे मामले थे कि इंटरनेट पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां, क्योंकि आजकल ओपन प्लेटफॉर्म हो गया है, हर कोई एक्सेस करता है, तो बहुत सारे ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां जिन्होंने छदम नाम से प्रोफाइल बनाई होती है कि वो अपना, क्योंकि हमारे नामों में हमारा धर्म भी तो अभिव्यक्त होता है, हमारे नाम हमारा धर्म भी बता देते हैं, कुछ इस तरीके की हमारी स्थिति है। लेकिन यदि अपने धर्म को छुपा करके आप किसी लड़की को विवाह के झांसे में लेते हैं या बलात्कार करते हैं या लालच देते हैं अपनी पहचान को बदल करके, छदम पहचान को, तो उस केस में यदि लड़की उस लड़के से विवाह करती है या लड़का उस लड़की से विवाह करता है तो वो अपने आप को बहुत छला हुआ महसूस करता है, उसका भरोसा टूट जाता है। और यदि जहां तक बहुत सारे मामले ऐसे आए थे, लड़कियों ने जहां मुस्लिम समाज में शादियां की तो वहां धर्म बदलने की अनिवार्यता के चलते उनको धर्म बदलना पड़ा, लेकिन वो बहुत समय तक उनके साथ न्याय नहीं कर पाई अपनी आत्मा के साथ या अपनी फेथ के साथ, क्योंकि फेथ को एकदम से बदलना, एक नए तौर तरीके सीखना सभी के लिए ओपन इतना माइंड नहीं होता, और खास तौर पे तब तो बिल्कुल नहीं होता यदि पहले से उसको जानकारी ना हो, उसको अचानक ही पता चले। तो ये सारी बातें हैं, और मैं आप निवेदन करूंगी सबसे पहले शर्मिला शर्मा जी से। शर्मिला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अंतर धर्म जो इंटर रिलीजन शादियां हैं वो कैसे संभव होती हैं और कैसे इंटर रिलीजन शादियों की वैधता होती है? जी। इंटर रिलीजन शादियों के लिए हमारे यहाँ पे हमारा है कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत दो विभिन्न धर्मों के लोग अपनी इच्छा से अगर वो शादी करना चाहते हैं तो सेक्शन 4 में ऐसी कंडीशंस हैं कि अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो शादी वैध होगी। इसके लिए हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट को ये असाइन होते हैं। अगर लड़का 21 साल का है, लड़की 18 साल की है, दोनों अनमैरिड हैं, दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशंस की डिग्री में नहीं आते हैं और कोई भी उनमें से किसी का भी लिविंग स्पाउस नहीं है, तो उनको सेक्शन 4 के तहत वो एप्लीकेशन देते हैं जो भी मैरिज ऑफिसर होते हैं कंसर्न एरिया का, वहां पे उनको विश टू मैरी, दैट they are competent to marry and they are willing to marry each other। तो उनका एक नोटिस 30 days नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है और एज पर प्रोसीजर जो भी लोकल न्यूज़पेपर है, एक हिंदी या इंग्लिश के न्यूज़पेपर में उसमें पब्लिश करना पड़ता है कि क्या किसी को उनकी शादी से आपत्ति है, और अगर 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आती है तो मैरिज ऑफिसर जो है वो उनको मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। इसमें इस स्पेशल एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि अदरवाइज अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम आपस में शादी करते हैं तो जब तक कन्वर्ट नहीं करता इधर गर्ल या बॉय तो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होती। इसी तरह विभिन्न धर्मों के लोग अगर जैसे मुस्लिम एक्ट के तहत शादियां करते हैं तो उन चीजों को देखते हुए कि उसकी वैधता नहीं है, उसी का ये सोल्यूशन स्पेशल मैरिज एक्ट है। जी, मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद दोनों अपने अपने धर्म को, अपने जो भी वो प्रोफेस करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है या किसी भी रिलीजन से वो आते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन कर सकते हैं और ये एंड इट वुड बी ए लीगल मैरिज, वैलिड मैरिज। जी ये स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान। जी, शुक्रिया शर्मिला जी। इसके साथ ही अदिति हमारे बीच आ गई है। तो अदिति, आपसे सवाल है, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी लव जिहाद कानून ये कैसे आया और ये क्यों जरूरत पड़ी और आज इसकी क्या स्थिति है? जी। सुनीता मैम, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर बहस रखाई है। बहुत जरूरत थी कि ऐसे मुद्दों के ऊपर हम बात करें, खुलकर समाज बात करें, और साथ ही साथ बहुत दुख भी हो रहा है कि हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो हमारे एक बहुत ही खूबसूरत देश का ताना बाना के ऊपर एक प्रहार है, हमारी समाज के ऊपर प्रहार है, यहाँ के लोगों की भावनाओं के ऊपर प्रहार है। आपने पूछा कि ये कानून क्यों लाया गया। मुझे लगता है कि इस कानून की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।
जैसे आपने इस विषय को शुरू करने के वक्त ये कहा कि जो भी शादियां होती थी अगर वो बहला फुसलाकर की जाती थी या फिर किसी धोखे से कर दी जाती थी, या फिर अगर लड़की का यौन शोषण हो रहा है और उसके बाद उससे शादी कर ली गई, तो उस सब के लिए हमारे पास हमारे संविधान में और हमारे जो बाकी कानून है, इंडियन पीनल कोड जो है, उसके अंदर पहले से ही कानून थे। जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर भी अगर शादी इस किसी भी प्रकार से की जाती है तो उसके लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं, आप इसको क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा जो सरकार कह रही है कि हमने औरतों के राइट्स को बचाया है, बिल्कुल नहीं, ये औरतों के राइट्स का हनन है एक तरह से। गाय की सुरक्षा और औरतों की शुद्धता का जो एक ठेका ले लिया है सरकार ने, ये एक पुरुष प्रधान समाज की एक सोच है, पेट्रियार्कल सोच है कि हम औरतों से उनकी समझ भी छीन लें। इस कानून के द्वारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो औरतें अपनी मर्जी से, जो बालिग हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, अगर वो भी ये अपनी निजी जिंदगी में निर्णय लेती हैं कि वो किसी से शादी करना चाहती हैं जिसका जो धर्म है उनसे विपरीत है, उनसे अलग धर्म है, तो शायद उनके पास ये सोच और समझ ही नहीं कि वो ये निर्णय ले सकें कि वो ये शादी करना चाहती हैं या नहीं। और मैं बताना चाहूंगी ये बहुत ही भयावह कानून लाया गया है और बहुत सारे स्टेट्स में, प्रदेशों में ये लागू भी कर दिया गया है और बहुत ही भयानक है इसके। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, 2-4 पॉइंट्स में मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो सबसे अधिकतम जो सजा दी गई है वो 10 साल तक की दी गई है। इसके अंदर जो फाइन है वो 25,000 तक का फाइन है। इंडियन पीनल कोड में जो बहुत संगीन आपके क्राइम है उनके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो आप सोच सकती हैं कि इसको कितना ज्यादा संगीन एक कानून बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ फ्रॉड यानी कि किसी को गलत दिखाकर, बताकर या उनके ऊपर दबाव डालकर शादी से रिलेटेड नहीं, अगर वो शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदलते हैं तो जो धर्म बदल रहा है वो भी और जिनसे शादी हो रही है वो भी, उन दोनों के ऊपर जो है ये कानून वैलिड है और उन दोनों को क्रिमिनली लायबल माना जाएगा। यानी कि वो दोनों गुनहगार होंगे, जो शादी कर रही है या कर रहा है और जिससे हो रही है वो भी। तो ये बहुत ही एक भयावह कानून इस सरकार द्वारा लाए गए हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हमारा जो एक देश है वो एक अनेकता में एकता का प्रतीक है और यहाँ सभी धर्मों का उतना ही महत्व है, इसलिए हम अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहते हैं। संवैधानिक जो हमारे राइट्स हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 21, 25 ये सब आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें ये कहते हैं कि जो भी धर्म हमने उसका फॉलो करना है, उसकी मर्जी हमारे पास है। अपनी शादी जो करनी है उसका भी निजी जो राइट है, हक जो है वो भी एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। और इसके अंदर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इन लॉज को चैलेंज किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में, और उन्होंने इसके अंदर नोटिस भी इशू किया है और वो इसके ऊपर विचार करेंगे कि ये एक संविधान की कैसे धाराओं को जो है वायलेट करता है। जी जी, इसके साथ ही हमारे मित्र जुड़ गए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ जो हमें इस वक्त देख पा रहे हैं। और साथ ही अखिलेश हमारे साथ यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। हमारे देश में खास तौर पर चाहे वो उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, केरल है, असम है, यहाँ पर इन प्रदेशों में मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या है। तो जहां तक का सामाजिक परिवेश की बात है, जहां हम रहते हैं और इन प्रदेशों के सामाजिक परिवेश में बहुत अंतर होगा और बहुत अंतर है भी। तो मैं अखिलेश से जानना चाहती हूँ कि अखिलेश, आम जनता जो है वो इस लव जिहाद कानून को किस प्रकार से देखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में इसे लागू किया गया है और लागू करने के बाद आज की क्या स्थितियां हैं और क्या इसका कुछ परिणाम हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रही है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीदी का कि इस परिचर्चा में जुड़ने का अवसर दिया। दूसरा, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि लव जिहाद जो आपने इस परिचर्चा का नाम दिया है, लव सभी जानते हैं प्यार, लेकिन जिहाद अगर जैसा अरबी भाषा का शब्द है और जिहाद के बारे में कहा जाता है कि अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हम लोग
जो हमारे समाज है वो, हेलो हमें सुन रहे हैं दीदी, मुझे लगता है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। नहीं, आपकी आवाज हमें बिल्कुल सही आ रही है, आप कहिए। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे पा रहा है कुछ भी। आपको नहीं सुन रहा है? अच्छा, आप एक बार फिर से लॉग इन करने की कोशिश करिए, फिर यदि आपको कुछ ऐसी दिक्कत आए। जी जी जी, एक मिनट। जी, मीनाक्षी, मीनाक्षी हमारे बीच है। मीनाक्षी, आप एक युवा हैं, शिक्षिका हैं और युवा मामलों में काफी जानकारी रखती हैं, तो आप बताइए कि इसके साथ, इस कानून के साथ और इस जो ये व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे धर्मांतरण को रोका जा सके, तो उसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? जी। सुनीता जी, मेरी विचार बहुत हद तक अदिति के विचारों से मेल खाते हैं। लव जिहाद से पहले हमें अपना देश और इसका जो एक लोकतांत्रिक ढांचा है उसको समझना होगा। अगर हम इसके एक सेक्युलर स्ट्रक्चर को देखें तो हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पे हर भारतीय नागरिक को ये खुली छूट है कि वो किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकता है। मेरे अपने एक दो दोस्त हैं जिन्होंने हाल फिलहाल रिलीजन कन्वर्ट किया बिना किसी परेशानी के। और आपने एडवोकेट मैडम ने इसके इम्प्लीकेशंस बताए कि लव जिहाद का मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि समाज के कुछ ठेकेदारों को अचानक ये डर लगने लगा कि हिंदू महिलाएं कन्वर्ट करके, अपना धर्म परिवर्तन करके एक खास धर्म में विवाह करने जा रही है। अगर मैं इसको बहुत प्लेनली बोलूं तो हिंदू वुमेन दे आर गोइंग टू मुस्लिम्स होम। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे लिए एक लोकतांत्रिक और एक धर्मनिरपेक्ष देश की नागरिक होने के नाते बहुत शर्मपूर्ण बात है। अब जो मेरा लव जिहाद को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा क्या है, ये सारी कवायद किस लिए? इसलिए कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम घरों में जा रही हैं, या इसीलिए कि हमारे ये जो ठेकेदार हैं स्त्रियों की जो इनकी बुरी हालत, जो ये कहते हैं कि मुस्लिम घरों में जाती हैं तो मिसट्रीट होती हैं, इनके साथ बुरे व्यवहार होते हैं, इनके साथ धोखा किया जाता है, तो ये अपनी महिलाओं को यहाँ सुनने वाली बात है, ये अपनी महिलाओं को बचाने के लिए इन्होंने ये लव जिहाद का झंडा उठाया है। अगर ये इतने ही महिलाओं की पैरवी करने वाले हैं तो क्या ये दावा कर सकते हैं कि हिंदू परिवारों में स्त्रियों के साथ बुरे व्यवहार नहीं होते, या छल कपट नहीं होते, या दहेज के नाम पर प्रताड़ना नहीं होती, या स्त्रियां दहेज के नाम पर और दूसरे बेटा ना होने के नाम पर घरों से बाहर नहीं फेंकी जाती? तो ये सारी कवायद समाज को धर्म के नाम पर बांटने की है और हमें जागरूक। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक डाटा शेयर करना चाहूंगी। जब इस विषय पर मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस कानून के लिए इतनी बड़ी बातें करने वाले इस देश के पास एक लीगल, एक फैक्चुअल डाटा नहीं है कि साल में कितनी महिलाएं इंटरफेथ या इंटर रिलीजन मैरिज करती हैं। जो डाटा में जुटा पाई वो कुछ यूं कहता है कि पूरे देश में करीबन 2.5% इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, 13% इंटरकास्ट, 1.6 मैरिज इंटर रिलीजन होती है जहां पे हिंदू पुरुष किसी दूसरे धर्म में विवाह करते हैं। अब ये परसेंटेज 4.6 है मुस्लिम महिलाओं के केस में, और 15.8 विच इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ ईसाई विमेन। तो जो धर्म परिवर्तन करके इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं वो हिंदू महिलाओं के केस में सबसे कम है, लीस्ट। और यहाँ पर भी सरकार के पास कोई ऐसा सेंसस, कोई ऐसा डाटा नहीं है कि वो ये बता पाए कि अगर उसने इंटर रिलीजन मैरिज की तो कौन से रिलीजन में की। हमने ये दावा कैसे ठोक दिया कि शादियां मुस्लिम घरों में ही हुई? दूसरा, हमारे पास क्या ये गारंटी है कि हर मुस्लिम परिवार में ब्याही गई हिंदू लड़की दुखी है? क्या सिर्फ 2-4 ऐसे केस इस इतने बड़े, जैसा कि अदिति ने कहा, ब्रूटल लॉ का बेस बन सकते हैं? और अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेटमेंट देखें, आप सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट देखें, न्याय भी कहीं ना कहीं इस कानून के विरोध है। एक तरफ आप समलैंगिक संबंधों को वाजिब, जायज करार दे रहे हैं, लेकिन वहां पे 2 पढ़े लिखे युवा
जो कि शादी के एलिजिबल हैं, वो अपने लिए एक अपना साथी नहीं चुन सकते क्योंकि वो एक खास धर्म से संबंधित है। सुनीता जी, एक जमाना था जब लड़कियां घरों में रहती थी, लड़के बाहर काम करते थे, मिलना जुलना कम होता था, छोटा सा दायरा होता था। जाट की लड़की जाट के घर गई, पंडित जी की लड़की पंडित जी के घर गई, हिंदुओं की लड़की हिंदुओं के घर गई। समय बदला, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लड़कियां घरों से बाहर निकली, ऑफिस में लड़कियां लड़कों के साथ काम करने लगी, हमारे फ्रेंड्स बने, नजदीकियां बढ़ी और हमारे लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, एक ऐसी सिचुएशन बनी जहां पे हम उन लोगों के संपर्क में आए जो हमारे समाज या हमारे धर्म या हमारे फेथ के नहीं थे। बट क्या उनका हमसे इस तरह अलग होना, क्या उन्हें सच में हमसे अलग बनाता है? जरूरत है आपसी समझदारी की और एक दूसरे के साथ रहने की। लव जिहाद एक वाहियात कानून है और जहां तक ब्रुटैलिटी की, धोखे की, प्रताड़ना की बात है, उसके लिए पुलिस है। क्या इससे पहले मुस्लिम महिलाओं को की शिकायतें दर्ज नहीं हुई? क्या इससे पहले हिंदू परिवारों में अगर शादी में कोई समस्या आई या विवाह में कोई दहेज जैसा कुछ ऐसा लफड़ा हुआ तो क्या पुलिस ने कानून नहीं बनाए? बल्कि आप में से दो तो कानून के स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं। अब तो ये कहा जाने लगा है कि भैया कानून तो हमेशा औरतों की सुनते हैं, आदमी चपेट में आ जाते हैं। तो फिर ये लव जिहाद कहाँ से, क्यों? जो मुझे एज अ टीचर और एज अ एक सोशल, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते जो मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसकी जड़ों में धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने की साजिशें हैं। मेरे पड़ोसी मुस्लिम है या मेरी पड़ोस में एक मैरिड कपल है जिसमें हस्बैंड मुस्लिम है या वाइफ हिंदू है, या उल्टा ले लीजिए, वाइफ हिंदू है, हस्बैंड मुस्लिम है, तो क्या फर्क पड़ता है जब तक कि वो खुश हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छा परिवार, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो मुद्दा ये कि आपको दिक्कत किससे है, धर्म परिवर्तन से या स्त्रियों की वैवाहिक रिश्ते में बुरी स्थिति से? और अगर बुरी स्थिति से है तो फिर आपको ये लव जिहाद नाम ना देकर इसको कुछ और नाम देकर स्त्रियों की स्थिति बेहतर करने पर काम करना होगा। ऐसे नियम बनाइए जो एक औरत को उसकी शादी में एम्पावर करे, उसके पास ज्यादा राइट्स हो। आज भी आप छोटी छोटी बातों को देखिए, पढ़ी लिखी स्त्रियां भी अपने पति का मुंह ताकती हैं, चाहे वो पति मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। आप उसको मैरिज में एम्पावर कीजिए। रिलीजन एम्पावरमेंट का कुछ नहीं बनेगा। कोई भी औरत है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, प्रताड़ित है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यत् नारेस्तु पूजन्ते के मंत्र बोलने वाला ये देश सबसे ज्यादा वुमेन अगेंस्ट क्राइम में टॉप पे है हम। अगर शर्म की बात है तो ये होनी चाहिए, कानून हो तो इनको लेकर बने। मीनाक्षी हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए। अखिलेश, आप उत्तर प्रदेश का दृश्य हमें दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं? जी मैडम। मैडम, इसके लिए मैं कुछ केस स्टडी है उससे समझ में आएगा कि लव जिहाद की आवश्यकता और कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी, सबकी अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सामाजिक परिदृश्य सभी जगह के अलग अलग हैं। मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों ने लगभग 10 साल पहले की बात है, जो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक लड़की एक लड़के के साथ चली गई, इरादा शादी करने का था दोनों का, लेकिन जब मेरठ से वो लोग इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद जाकर जो लड़का एक मैकेनिक था जिसके पास में अपना जीविका का एक साधन केवल इतना था कि वो किसी की दुकान पर काम कर कर 100 या 200 रुपए कमाता था, इलाहाबाद जाने के बाद उसके पास नई बुलेट मोटरसाइकिल आ जाती है, उसकी पैरवी के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, आगे जाकर सियासत भी हुई। दूसरी केस स्टडी है, एक लड़की ने शादी की, शादी करने के बाद उसको 6 महीने बाद पता पड़ा कि उसका जो पति है वो मुस्लिम है। हिंदू नाम बदलकर जगह जगह पर वो रखता रहा। मेरी दीदी आवाज आ रही है? एक्चुअली मुझे रिपीट में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली हम लोग शांति से सुन रहे हैं। हम तो हरियाणवी में कहते हैं ना हुंगारा भरना, हम तो हुंगारा भी नहीं दे रहे। हाँ, हमें सब सुन रहे हैं। दीदी हुंकारा नहीं। अच्छा, ठीक है ध्यान से हम लोग आपको सुनाइए, कहिए जी। अब साथ साथ हाँ जी। हाँ, दूसरा दीदी, जो सामाजिक एक परिदृश्य हमारे स्टेट का है जी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि मुस्लिम लड़के कलावा बांधकर कॉलेज के आसपास रहते हैं
लड़कियों को जो है अपने जाल में फंसाते हैं, और जब वो फंस जाती है उसके बाद में जब शोषण हो जाता है उसके बाद में पता पड़ता है कि वो लड़का जो है मुस्लिम था। अभी हाल ही का एक वाक्य है, एक हुक्का बार में जो है एक वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो में दिखाया गया कि एक लड़का बार बार अलग अलग लड़कियों को हुक्का बार में लेकर जा रहा है, और वो 5 की 5 लड़कियां हिंदू थी। जब उस लड़के की केस स्टडी निकाली गई तो निकल के आया कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा जो है एक गिरोह काम कर रहा है, जो इस तरीके के लड़कों को जो है पनाह देते हैं और उनसे इस तरीके के कृत्य कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी जो सिचुएशंस है इसको देखा गया। हो सकता है जहां पर हमारे जो पहले वक्ता बोल रहे थे, जो वो जहां पर रहते हैं वहां पर इस तरीके की सिचुएशंस ना हो, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके की रेगुलरली सिचुएशंस होती हैं और हम लोग इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि लव जिहाद जो है एक सुनियोजित कृत्य है जो कि टारगेट करके किया जाता है, जिसमें फंडिंग होती है, पनाह देने वाले लोग भी इसमें अलग अलग होते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म के से जोड़ा जाए। जी 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 जी, जी अखिलेश, अभी रिसेंट में मैं अखबारों की रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा और अच्छे से देख रही थी, तो उस बीच में ये भी था कि अभी जो कानून है, जैसे कि शर्मिला जी ने बताया और अदिति ने भी बताया, कि इसमें बड़ी भारी रकम है और 10 साल की सजा का प्रावधान है यदि वो छल कपट से और धर्मांतरण के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, ये रकम बहुत कम है। अभी मैं एक आपको ताजा वाक्य बताता हूँ। हमारे यहाँ मेरठ से एक लड़का हरियाणा में जाकर रहा, हरियाणा से वो एक लड़की को शादी के नाम पर भगा कर ले आया। वो लड़की जो है हिंदू समाज से थी, और यहाँ पर उसने लाकर उसको रखा। पुलिस को एक लाश मिलती है खेत में दबी हुई, और जब उस लाश की तहकीकात की जाती है तो पता नहीं पड़ पाता कि वो लाश किसकी है। लेकिन जो हमारे यहाँ के सीओ थे, उन्होंने आसपास के एरिया में ऐलान कराया कि आसपास के एरिया के कितने मुस्लिम लड़के हैं या कितने लड़के हैं जो बाहर जाकर रह रहे हैं। पता पड़ा कि इस एरिया के आसपास के 20 लड़के हैं जो बाहर जाकर रहे हैं। फिर पता किया उनमें से कितने लड़के हैं जो बाहर से शादी करके आए हैं। पता पड़ा 5 लड़के हैं जो शादी करके आए हैं। उसके बाद में पता किया कि क्या उनमें से कोई गैर मुस्लिम शादी करके आया है। तो तब जाकर ये केस जो है 1-1.5 साल बाद ये केस खुला। ये अभी रिसेंट की 3 महीने पहली बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के अगर कृत्य हो रहे हैं तो ये सजा भी कम है और ये पैसा भी कम है। जी अखिलेश, एक और मैं आपको बता रही थी, मीनाक्षी आपको मैं बोलने का मौका दूंगी। मैं अपनी बात रख लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी अखबारों में कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ा, तो उसमें ये था कि अगर कोई इस जो करंट में जो तत्कालीन जो विधान जिसको लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, वहां की स्टोरीज है, वहीं की बात है कि उसमें एक आपको प्रावधान किया गया है कि किसी भी लड़का लड़की जिसे शादी करनी है उसको शायद 1 महीना पहले या 3 महीने पहले, ऐसा कुछ समय है, मैं कहीं लिख बैठी हूँ, एक निश्चित समय दिया गया है कि वो इतना समय पहले जाकर के पुलिस को बताए कि वो शादी करना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी शादी होती है। और इसमें कहते हैं कि जो भी लड़का लड़की शादी करना जाना चाहते हैं वो अगर वो पुलिस के पास जाते हैं कि हमने, या जाकर के क्वेरी भी करते हैं कि हमें ये कानून लागू हुआ है तो इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बताया गया है कि वहां पर उन लड़का लड़की के घर में चले जाते हैं और फिर वहां पर जो वहां के लोग जो धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं देते हैं या उसको रोकना चाहते हैं, तो उन दोनों लड़का लड़की को समझाते हैं और चाहते हैं कि वो शादी ना हो। और कई बार ऐसे भी सुनने में आया है कि दोनों परिवारों को वो धमकाते भी हैं या फिर उन पर केसेस जो हैं वो अलग अलग परिवार वाले केस दर्ज करते हैं। इस तरीके से कोशिश होती है कि ये शादी ना हो। ये हमने कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ा है। मीनाक्षी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मीनाक्षी बोलिए। सुनीता जी, जो अखिलेश जी ने बात कही वो है क्राइम की, कि कोई एक लड़का किसी दूसरे स्टेट की लड़की को लाता है, उसका शोषण करता है, तो अपराध है ना। वो तो किसी भी स्थिति में पुलिस के पास जाएगा और उसमें उसके विरुद्ध केस होगा। उसके लिए अलग से नियम बनाने की जरूरत क्या है? मान लीजिए कि लड़का मुस्लिम ही है, चलिए मान लीजिए, या कोई और धर्म का है, लेकिन अगर वो किसी लड़की को लाता है, उसको हैरेस करता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, तो वो एक क्रिमिनल है।
वो मुस्लिम है इसीलिए वो क्रिमिनल नहीं है, या वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी फेथ का है वो इसलिए क्रिमिनल नहीं है। अच्छा एक मानिए अगर ये वो लड़का हिंदू है, वो किसी स्टेट से, किसी दूसरे राज्य से, अपने पड़ोस से या किसी दूसरे गांव से किसी लड़की को किसी दूसरी बात पर जुटला फुसला कर अपने साथ ले आता है, रखता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो क्या उस लड़के के लिए भी तो वो कानून नहीं है? तो ये जो रिलीजन बेस्ड है, मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात पे है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, क्राइम हुआ है उस लड़की के साथ, किसी के भी साथ, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि हम उसको इसलिए टैग करें क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन से बिलोंग करता है। जी मंजू जी, अब आपसे भी जानना चाहेंगे। मंजू, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? क्योंकि ज्यादातर हम जिस प्रदेश में रहते हैं, पंजाब और हरियाणा, थोड़ा हमारा बहुत ही लिबरल सा हमारा परिवार रहे, या लिबरल सा हमने हमेशा देखा है, और शायद हम इस बात पर पूरी दुनिया में फख्र भी करते रहे आज तक कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक ही घर में एक मंदिर और एक मस्जिद, एक जगह नमाज पढ़ सकते हैं, एक जगह मंदिर हो सकता है, उसी घर के अंदर एक गुरुद्वारे का हम लोग गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी कर सकते हैं। इस तरीके की वातावरण में हम लोग बड़े हुए हैं, और चूंकि हमारे शायद माहौल इस तरह से है, तो मंजू जी से मैं जानना चाहूंगी, मंजू जी आपके इस बारे में क्या विचार हैं, खास तौर पर कि जब ये कानून ले आए हैं तो इसका असर होगा एक प्रदेश से निकल करके दूसरे प्रदेशों में भी होगा, और जहां जनसंख्या बाहुल्य है वहां पर भी होगा। अखिलेश, मेरा एक आपसे भी सवाल था कि यदि ऑपोजिट हो, यदि लड़का मुस्लिम अगर लड़की हो तब क्या रहता होगा वहां पर, क्या से दृश्य रहता है? अगर हम अगर हिंदू धर्म के लोग हिंदू लड़का यदि मुस्लिम लड़की को ले आए तब क्या करते हैं? तब उनको उस पर आपत्ति होती है या उसको स्वीकारते हैं? सवाल मैडम आपका काफी कठिन है जी। एक्चुअली क्या है कि अगर हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है जी, देखिए एक्सेप्टेंस समाज में क्या है, हमारे समाज में जो एक्सेप्टेंस है, अगर हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है तो पहले तो हमारा समाज ही स्वीकार नहीं कर पाता है, जी, है ना। उसको समझाया जाता है, लड़के के परिवार वालों को समझाया जाता है, लड़के को समझाया जाता है। और दूसरे परिदृश्य में अगर देखा जाए कि हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है तो वहां पर उनका समाज भी अपनाता है, दूसरा वहां पर उसको पनाह दी जाती है और उसको बाकायदा फंडिंग की जाती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक सुनियोजित तरीके से किसी को शादी के लिए बहला फुसला कर लेकर आया जा। मैं पहले ही दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मैंने सुनियोजित तरीका इसमें आप कहा है, क्योंकि जो परिदृश्य है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, वो यही है कि लव जिहाद जो है एक सुनियोजित तरीके से किया गया कृत्य है और इसके लिए विशेष रूप से फंडिंग की जा रही है। मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर जो डेली जो ठेला लोग लगाते हैं, जो डेली मैकेनिक का काम करते हैं, दिन में ठेला लगाते हैं और शाम के समय वो इतनी महंगी महंगी बाइक पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, वो सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, वहां पर जो है हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो वो किस लिए और वो पैसा कहाँ से उनके पास में आ रहा है? सर, क्या आप इस मंच के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल है इसके अंदर मुस्लिम या हिंदू कहीं वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर मैंने ये देखा कि जब से आप अपनी बात कर रहे हैं, आप बार बार मुस्लिम लड़के ले आते हैं, मुस्लिम लड़के ले आते हैं। सर, ये बिल का नाम तो है रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। इट इज नॉट अबाउट हिंदू कन्वर्जन। आप बार बार एक धर्म को पहली बात तो टारगेट कर रहे हैं, दूसरी बात अभी जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, क्या आप इस मंच के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी के अंदर जितना भी मुस्लिम वर्ग के युवक हैं उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है हिंदू लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है, आप बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं एक पूरे धर्म के ऊपर। मैं समझती हूँ कि आप ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहे होंगे कि उनको फंडिंग मिल रही है कि सुबह वो मैकेनिक का काम कर रहे हैं और रात को वो बाइक्स पे घूम रहे हैं और हॉल्स में जा रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 4 लाख केसेस हुए हैं औरतों के अगेंस्ट पिछले साल। 4 लाख मतलब दर्ज हुए हैं, कितने दर्ज नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। उसमें से 1.5 लाख जो केसेस हैं वो सिर्फ यूपी में पाए गए हैं। उसके अंदर औरतों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो सबसे ज्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा,
उसके अंदर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। मगर एक मुस्लिम लड़का हरियाणा जाकर मेरठ की लड़की को बहला फुसला के ले आता है, उसके लिए आप कहते हैं कि 10 साल की सजा भी बड़ी कम है। आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं एक पूरे धर्म के खिलाफ। यही इस परिचर्चा का कारण है कि लव जिहाद ही क्यों? क्या ये एक धर्म विशेष को टारगेट करने का तरीका बना रही है ये सरकार? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मुस्लिम लड़कों को फंडिंग मिल रही है। कहां से फंडिंग मिल रही है, प्लीज उसकी बात भी जरूर इस चर्चा में करें, और कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंडिंग कर रहे हैं उसकी बात भी करें। दूसरी बात, जो आप बार बार इसमें जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो इस केस के अंदर नहीं आते जी। अगर आप कह रहे हैं कि लड़की को लाया गया और उसकी लाश मिली, तो ये 302 यानी कि मर्डर का पर्चा बनता है। जो दूसरा आपने एग्जाम्पल दिया उसके अंदर रेप का पर्चा बनता है, जहां पर आपने कहा कि उसका यौन शोषण किया गया। उसके लिए ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन पीनल में ऑलरेडी वो प्रोविजंस हैं। तो मैं इस बारे में जानना चाहूंगी ये फंडिंग कहां से आ रही है, कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या ये सिर्फ मुस्लिम धर्मों के लड़कों को भी आ रही है? इस बात पे आप जरा थोड़ी सी प्रकाश डालें। अदिति, आपने अपनी बात रखी। हाँ, तो मैं मेरे को हेलो कि जब धर्मांतरण की बात होती है तो उसमें कोई भी धर्म आ सकता है ना। इतने सारे देश में धर्म है, तो किसी भी धर्म की बात हम कर सकते हैं। क्योंकि अखिलेश उत्तर प्रदेश में ही बड़े हो गए और तो उन्होंने शायद अपना परिदृश्य जो अपने अनुभव होंगे वो बताए हैं। अखिलेश, आप कुछ अदिति को कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, उसके बाद मंजू जी से। जी हाँ मैडम, मैं अदिति जी से कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले जो वक्ता बोले उन्होंने भी टारगेट किया था कि उन्होंने 2-3 बार मुस्लिमों का नाम लिया कि एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए ये लव जिहाद लाया गया है ना। और आप मेरे पर कह रहे हैं कि मैंने ही केवल मुस्लिमों को जो है टारगेट किया है। मुस्लिम लड़के ऐसा करते हैं और हिंदू औरतों को बचाने के लिए कानून लाया गया। जो उससे पहले मैडम ने बात की थी वो उन्होंने ये कहा था कि एक धर्म विशेष के ऊपर प्रहार हो रहा है, इसीलिए इस कानून को लाया गया। धर्म विशेष है मैडम, ये बहुत डिफरेंस। और एक आपने केवल धर्म विशेष कहा, मंशा आपकी भी वही थी। 2001 में जो हिंदुओं की परसेंटेज थी भारत में वो उतनी ही थी जो 2011 के सेंसस में आई है। तो ये जो डर आप लोगों को बार बार लग रहा है कि हिंदू जो हैं इस देश में कम हो जाएंगे और ये जो मुसलमान हैं ऐसी फंडिंग द्वारा, बड़े संगीन आरोप हैं, शर्म आ रही है ऐसी बात कहते हुए भी किसी धर्म के खिलाफ, जो उनको फंडिंग मिल रही है उससे वो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर लेंगे, उससे मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ऐसी चिंता छोड़ दीजिए सर। वसुदेव कुटुंबकम, भारत बहुत ही एक जो है स्ट्रॉन्ग देश है। 2001 और 2011 के सेंसस में भी फर्क नहीं आया हिंदुओं की पॉपुलेशन को। अदिति, हम मंजू जी से बात करना चाहेंगे। मंजू जी, आप अपना रखें, क्योंकि अदिति एक मुद्दे के साथ जुड़े हुए बहुत सारे, उसके साथ लगे हुए बहुत सारे मुद्दे होते हैं। समाज वो इतना कॉम्प्लेक्स ढांचा है कि एक समस्या की जड़ में दूसरी और दूसरी में फिर तीसरी हो जाती है। हम जितना मर्जी बात को आगे कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये मुद्दा था कि सामाजिक पक्ष यदि हम इस लव जिहाद कानून का देखें या इस व्यवस्था का देखें जो धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है, इसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा। आज हमारी चर्चा को हम इस तक सीमित रखना चाहते थे। और मंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक सेकंड के लिए, शायद आपको नजर नहीं आ रही हूँ, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ। लाइट चली गई है तो मैं प्लग दूसरे के पास जा रही हूँ मोबाइल चार्ज करने के लिए। मैं ना ये जब चर्चा में मैंने ज्वाइन करा तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को इस चर्चा में कुछ इंटरेस्ट होगा या समझ में आएगा। जैसे आपने पहले कहा कि पंजाब में और हरियाणा में ऐसा कोई माहौल है नहीं जहाँ पे कुछ जिहाद जैसी समस्या हो। जो अदिति की बातें भी बिल्कुल ठीक है और अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं उसके बारे में भी मैंने गाहे बगाहे कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। मुझे लगा कि अब मैं इस चर्चा में भाग ले सकती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है ना, इन दोनों में एक बहुत ही पतली सी दीवार होती है, बहुत ही थिन, जिसको क्रॉस करने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। बिकॉज रिलीजन एक इतना बड़ा हथकंडा है जिसको किसी भी काम के लिए यूज करके कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिज्ञ हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। ये वर्ल्ड ओवर ऐसे हुआ है।
ज्यूज ने मास कन्वर्शंस करे थे, उन्होंने ऐसे ही शादियों के थ्रू करे थे, तब हमने वो सारी बातें पता है। हमारी महारानी पद्मिनी को उन्होंने क्या किया था जब राजपूत और मुगलों का आपस में चल रहा था, तब भी रिलीजन को लेके और सब बातों को लेके ये सब हुआ। और औरत जो है, औरत को हमेशा इस्तेमाल किया गया है एक हथियार के तौर पे, चाहे वो उसका लव जिहाद कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। जी मंजू जी, आपका कनेक्शन जो है वो बहुत कम है और हमें आवाज भी नहीं आ रही है। इस बीच अगर मंजू, हाँ जी मंजू जी कहिए कहिए। जी जी मंजू जी, हाँ आपकी आवाज वो एक्चुअली वो सर आपकी यूएसए से कॉल आ रही है ना, उसको बंद कर दीजिए जरा। एक सेकंड मैम, एक सेकंड जी। ऐसा बिल्कुल होता है कि बीच में कॉल आ जाती है, कई बार कॉल बंद भी नहीं रही होती, वो नहीं होता है। हेलो जी मैं कह रही थी कि जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है ना, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इतने इंटरमिंगल हो जाते हैं। जी हाँ जी, वो इंटरफियर कर रही है कॉल। एक्चुअली ना वो क्या है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जब इतने ज्यादा एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाएं, और औरतों का जो मसला है, औरतें जो हैं हमेशा ही एक सॉफ्ट टारगेट रही हैं सबके यूज करने के लिए, कि औरत को उठा के ले जाओ, उसका रेप कर दो, उसके साथ धोखा कर लो, उसके साथ ये कर लो, उसको बताओ ना कि मेरा धर्म क्या है, आप शादी कर लो। ऐसा मतलब करना बहुत ईजी है, बिकॉज औरत जो है ना बेसिकली बहुत इमोशनल होती है, वो इमोशंस में आके गलत सही सब तरह के फैसले आराम से कर सकती है। हालांकि इमोशनल होने के कारण वो बहुत स्ट्रांग भी होती है, लेकिन उसके साथ ऐसा करना बहुत इजी होता है औरत के साथ। तो किस जैसे अखिलेश जी ने बताया कि बता दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, हिंदू बोल के धोखा कर लिया, तो ये तो धोखा हो गया ना औरत के साथ। ये तो कोई भी कर सकता है। रिलीजन को जहां तक यूज करने की बात है, आदमी के लिए बड़ा सॉफ्ट हथियार है। हमारे कितने हिंदू भाई हैं जिन्होंने 2 पत्नियां रखने के लिए पहले मुस्लिम धर्म ले लिया, उसके बाद आप 2-2 3-3 शादियां करा ली, फिर तो आप मुसलमान बन जाओ, फिर तो मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है। जब भाइयों ने शादी करानी होती है 2 औरतों के साथ, फिर तो मुस्लिम धर्म कुछ नहीं कहता। लेकिन जब कोई औरत किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना चाहती है, फिर रिलीजन हमारा बीच में आ जाता है, फिर हमारा ऑनर बीच में आ जाता है कि वी बीइंग अ सोसाइटी ऑफ हिंदूज, हाउ कैन वी अलाउ अ मुस्लिम पर्सन टू मैरी अ हिंदू गर्ल। हम नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू प्रधान देश है जी। तो ये तो अपना फायदा हो गया ना। सो धर्म को लेके अपना फायदा लेना, क्योंकि बहुत अच्छी बात मैं मानती नहीं हूँ, बिकॉज रिलीजन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक पर्सनल भावना है। मुझे कोई हो सकता है कि गीता का कोई श्लोक पढ़ के शांति मिलती हो, या कोई चौपाई पढ़ के शांति मिले, या मुझे कुरान की कोई आयत पसंद हो, या मुझे गुरु ग्रंथ साहिब की कोई जो है चौपाई पसंद हो, तो मैं कुछ भी पढ़ के मेरे को शांति मिल सकती है। वो मेरे अंदर का मामला है। बाहर टीका लगा के मुझे हिंदू क्यों मान लिया जाता है, और उस टीके का इस्तेमाल करके कोई भी पॉलिटिशियन अपना फायदा क्यों निकाल सकते हैं। मेरे को तो ये परिचर्चा का जो बेसिस है, मुझे बेसिस कभी कभी समझ में नहीं आता। और रिलीजन सबसे ज्यादा पर्सनल चीज है, सबसे ज्यादा उड़ाई जाती है। और मैम रिलीजन सबसे प्रमुखता पर रखी भी गई है, प्रशासन से भी ऊपर रिलीजन को हमेशा स्थान मिला है। आप पूरे विश्व का इतिहास उठा करके देख लें, हमेशा से ये रहा है। तो हमारी परिचर्चा आज का समाप्ति की ओर है। हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। चलते चलते मैं सबसे सुझाव लेना चाहूंगी कि हम अपने समाज को कैसे हम लोग एक आदर्श बनाएं, और कैसे हमारा सामाजिक हमारे क्या जिम्मेदारी बनती है यदि ऐसा होता है। जी चलो अदिति से शुरू करते हैं। अदिति जी, मैं तो गालिब जी की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे जो बुझाए ना बुझे। तो इश्क का जो एक हमारा ताना बाना है इस समाज का, इस देश का, मेरा पूरा मानना है कि वो ऐसा ही रहेगा, मजबूत रहेगा। औरतें और जो मर्द हैं, वो जो बालिग हैं, वो अपना निर्णय लेंगे, अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल सही लेंगे। और मुझे सर्वोच्च न्यायालय से भी यही उम्मीद है कि वो इन काले कानूनों को जो है अवैध करार देगी। और उसके बाद समाज में जो पहले से ही चलता आया है कि जिसको जिससे प्रेम है, जहां वो विवाह करना चाहते हैं, वो उनका निजी मामला है, उसके ऊपर सरकार जो है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी।
और मैं तो यही कामना करती हूं कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई यही हम सेक्युलर देश तभी हैं, अनेकता में एकता जो है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बांटिए मत, हमें धर्मों के नाम पे, रंगों के नाम पे मत बांटिए, ऐसे कानून मत लेके आइए कि हम अपने साथी से, अपने किसी दूसरे सिटीजन से एक नफरत करने लग जाएं। जो समाज में गलत हो रहा है उसके लिए कानून है, उसके लिए जो भी गलत कर रहा है क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा। ऐसे कानून ना लेके जाएं, बिकॉज ऐसे कानूनों से क्या होगा कि कोई ये सोचेगा भी नहीं कि मैं शादी दूसरी कर सकूं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक कानून ला चुका है कि आप अपना धर्म इसलिए नहीं बदल सकते कि आपने 2 शादियां करनी है, उसके ऊपर कानून पहले ही आ चुका है। अगर आपने एक शादी करी और आप दूसरी करना चाहते हैं तो ये नहीं मैं इस्लाम में अब कन्वर्ट हो जाता हूं ताकि दूसरी कर सकूं, आपको वो पहली शादी जो है पहले उसको आपको लीगली खत्म करना पड़ेगा। तो बस यही है कि हम इस समाज के ताने बाने को, प्यार को, आपसी भाईचारे को बनाए रखें। जी शर्मिला जी, आपसे आपके अंतिम 2 मिनट। जी मैं अदिति जी से पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी कानून जो समाज को तोड़ने का काम करे और जिस कानून का मिसयूज हो, जिसका दुरुपयोग किया जा सके किसी के भी राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है उसको थोपने के लिए या उनका जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए, ऐसा कानून ना तो संवैधानिक उसके, अगर हम उसको डालेंगे कि क्या संवैधानिक है तो वो उसमें पूरा नहीं उतरेगा, बिकॉज वी आर ए सेकुलर कंट्री। और किसी पर्टिकुलरली एंड इट इज एन अटेम्प्ट, ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है वुमेन की फ्रीडम पे अटैक है कि ताकि उनको अपने ढंग से पेट्रियार्की, उनकी जो सोच है उन पे थोपा जा सके। और कितने ही ऐसे युवा हैं जिनको इस कानून के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है और किया जाएगा। इसके मिसयूज की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हम तो यही कहते हैं कि हम समाज में एक ऐसा सौहार्द बनाए कि सब लोग कि किसी से भी किसी की अच्छाइयों को जानने से पहले, किसी पर्सन को जानने से पहले अगर हम उसका धर्म पूछें तो फिर उन रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते। जी जी मीनाक्षी, आपकी शब्द। मीनाक्षी। सुझाव अदिति और शर्मिला मैम ने दे दिए, पर इस बीच मैं ये भी कहूंगी क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि लड़कियों का शोषण होता है, तो दोबारा फिर एज ए टीचर मुझे लगता है कि दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी शुड एम्पावर आवर गर्ल्स। They should learn to decide for themselves. They should learn to raise their voice. They should learn to, stand for themselves. और जो सबसे समाज से एक अपेक्षा कि stop recognizing women as women. No, start recognize them as equal citizens. We should not be treated like, जो बात मैंने पहले किसी वार्ता में भी कही थी कि इनको समान अधिकार दीजिए, इनको अच्छा पढ़ाइए, पढ़ने दीजिए, जीने दीजिए अपना रास्ता, और अपने साथी दोनों सही चुनेंगी। और अदिति से मुझे क्लू मिला, अदिति को गालिब याद आए मुझे जिगर मुरादाबादी, जो ये कहते हैं कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, अपना संदेश मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। तो इसके साथ एक उम्मीद के सुप्रीम कोर्ट सही बात कहेगा और एक आशा कि हमें, हमारी महिलाओं को, हमको इस समाज में एक बराबर का सम्मानजनक स्थान मिलेगा। शुक्रिया सुनीता जी। अखिलेश आप अपना मत रखिए कि कैसे इसको सही किया जा सकता है, हमारे समाज में सौहार्द बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए दीदी, सौहार्द दोनों तरफ से बनता है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि कानून में बहुत सारे पहलू हैं और इस कानून के माध्यम से अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी, अगर गलत नहीं कर रहा तो उसको कानून से डर किस चीज का है। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमारा यूपी, चाहे वो उत्तरांचल हो, इस तरीके के कानून की सख्त आवश्यकता थी और आगे अगर कोई गलत कर रहा है तो इस तरह के कानून में उसको सजा का प्रावधान रखा गया है। बहुत अच्छी बात है और मैं स्वागत करता हूँ इस कानून का। जी अखिलेश। मंजू जी आपका बस चलते चलते फिर उसके बाद हम इस परिचर्चा। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ शादी होने से पहले पुलिस की इंटरवेंशन के साथ करना है तो सिर्फ धर्म ही क्यों, सब कुछ क्यों ना खुल के आए, सब कुछ पूछे, लड़के से पूछे, सब तरह के धोखे बंद हो जाएंगे। सिर्फ धर्म ही क्यों, जी। उसकी जायदाद, उसकी फैमिली, उसके आगे पीछे के सब रिलेशन, सब कुछ पूरा पुलिस के पास पूरा हो जाना चाहिए। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए शादी भी फिर।
फिर सिर्फ धर्म क्यों? मित्रों, आज की हमारी परिचर्चा अब हम विराम लेते हैं। ड्राइंग रूम पे लाइट जलाओ, कोशिश की समझने सामान टूटने वाला भी है, बनाने की जरूरत पड़ी और क्या है वर्तमान स्थिति क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी रोक लगाई है, ऐसे बता रही हैं अभी अदिति की स्टे तो नहीं मिला है, शायद उन्होंने केस उनको एक्सेप्ट जरूर किया है PIL, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। यह कानून किसी बेस पर वो आगे बढ़ाया गया है। तो मैं चर्चा में जो भी आज हमने बात की, मैं हमारे दर्शकों पर, हमारी ऑडियंस पर छोड़ देती हूँ कि आप इस बात को सोचिए और समझिए, क्योंकि परिस्थितियां पूरे देश में एक जगह का असर दूसरी जगह पर होता है, देर से होता है, सवेर होता है, देर होता है, असर होता है। तो हमें ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता रखनी चाहिए, और जैसे कि हम सभी जानते हैं और कहते भी हैं, हमें अफवाहों से और मिसकम्युनिकेशन से हमेशा दूर रहनी चाहिए। और कोई भी ऐसी बात जो हमारे दो धर्मों को या दो विचारधाराओं को, दो जातियों को आपस में यदि वो उनके बीच में तनाव पैदा करती है, उससे हमें बचना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रमों से भी हमें बचना चाहिए जिसकी मंशा देश को तोड़ना हो, देश की अखंडता को तोड़ना हो, और देश की विचारधारा को, जो हमारी देश का फैब्रिक है यूनिटी का, उसको यदि कहीं हानि पहुंचती है तो हमें उसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। तो आज की परिचर्चा के लिए आप सबका धन्यवाद, क्योंकि दोनों तरफ का विचार सामने आना चाहिए। परिचर्चा परिपूर्ण तब होती है यदि एक ही तरफ से विचार को देते रहे, तो हम ये नहीं जानते कि विचार का दूसरा पक्ष क्या है, किस तरीके से उसे सोचा जाता है। तो अखिलेश, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। शर्मिला जी, आपका बहुत शुक्रिया। अदिति, आपका भी, और मंजू जी, आपका भी, और साथ में मुझे मीनाक्षी भी दिख रही है। मीनाक्षी, आपका भी। फिर मिलते हैं। जय हिंद। धन्यवाद।